नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश में कई दिनों से एक बहुत प्रमुख मुद्दा युवाओं के बीच में, खासकर सवर्ण जाति के युवाओं के बीच में चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि यूजीसी ने 2026 में एक कम्युनिटी की गाइडलाइन जारी की हैं। इन गाइडलाइन के तहत कुछ स्क्वाड बनेंगी, एम्बेसडर बनेंगे और इस शैक्षणिक संस्थाओं में जो एससी जाति के छात्रों के साथ साथ ओबीसी जाति के जो छात्र हैं उनके ऊपर जो कमेंट या उनका उत्पीड़न करने की बात है, इन ऐसी घटनाओं को रोका जा सके इसके लिए। अब इसको मिसमैनेजमेंट कहें या इसको सूचनाओं की तेज़ी कहें, क्या कहा जाए कि ये गाइडलाइन यूजीसी की जारी होते ही विवादों में घिर गई। दो धड़े बने हुए हैं, एक धड़ा इसको सही मानता है, एक धड़ा इसको सही नहीं मानता है। लेकिन इसका आश्चर्यजनक रूप से इसका जो विस्तार है विरोध का, वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। हरियाणा में इसका कोई असर जैसे देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी राज्यों में भी नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यूपी में और दिल्ली में छात्र इसको लेकर दो भागों में बटे हुए हैं। इसके साथ ही ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि जो सवर्ण कास्ट बीजेपी का समर्थन करती हैं, अधिकतर उनमें से लोग ये मानते हैं कि ये गाइडलाइन उनका नुकसान करेंगी, क्योंकि अगर किसी ने फर्जी शिकायत करके किसी को फंसाया तो उसके ऊपर कार्रवाई का कोई अधिकार इसमें नहीं है। आप इस बिल के जो नियमावली है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताना। त्यागी जी, कैसे देखते हैं आप इसको, नियमावली को यूजीसी की? देखिए, ये जो यूजीसी का एक्ट आया है, इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके इसका विरोध या समर्थन हो रहा है। इतनी बड़ी बात ये है नहीं। लंबे समय से ये चर्चाएं थी इस बात की, और हो भी रहा था कि दलितों का तो चलो है, वो है शेड्यूल कास्ट वाला आता है, लेकिन पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ भी विश्वविद्यालय के स्तर पे रिसर्च वगैरह में उनकी, या जो उनके बॉस होते हैं रिसर्च कराते हैं, या और कई लेवल पे ऐसा था कि कहीं भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उत्पीड़न है, उस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा मसला है नहीं कि जिसपे कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन जैसी स्थिति बने, और आप देख रहे हैं आंदोलन जैसी स्थिति है भी नहीं। क्योंकि आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पे तो आप करें, जैसे दक्षिण भारत है, वहाँ ब्राह्मण 3 से 5% है मात्र, जिन्हें आमतौर पे कहा जाता है कि भाई ये सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो वहाँ पे तो 3-5 मतलब 90 से 95% लोग वो है, वह सवर्ण जातियाँ तो है नहीं उस तरह की। तो वहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ये जो चीज़ें, इनका क्या अर्थ रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं। तो ये केवल जो हिंदी पट्टी है हमारी, हिंदी बेल्ट, दिल्ली के आसपास का इलाका, अब हरियाणा में भी आप कह रहे हो कि इसमें नहीं है, तो वहीं पे सारी हलचल है ये। तो इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखने का ये मतलब, हमारे साथ दिक्कत ये है इंडियन साइकी के कि हम कोई भी घटना घटती है तो उसको भविष्य के खतरों के रूप में देख लेते हैं या अतीत में चले जाते हैं। तो इसको लोग कुछ कह रहे हैं जी, ये जैसे बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें जारी की थी उस तरह की चीज़ है, लेकिन है नहीं, उस कुछ भी नहीं है। एक बहुत प्रशासनिक सा कदम है। और लेकिन अब चूँकि यूपी के एक ब्राह्मण अधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया एसडीएम लेवल के, तो उससे ऐसा लगा कि आम लोगों में ये जाएगा कि शायद ये बहुत ही ब्राह्मण विरोधी या सवर्ण विरोधी सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसमें राजनीति तो है, वो शुरू हो गई है। एक्चुअल में धर्मेंद्र जी, इस देश का जो वर्गीकरण ताज़ा मैं देखता हूँ वो है रिजर्व्ड एंड नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी में। अच्छा, कोटा आधारित ये नए तरीके व्यवस्थाएं हैं और एक गैर कोटा है। तो जनरल कैटेगरी जो है उसको किसी तरह का आरक्षण तो है नहीं, और बाकी जो है वो सारा आरक्षित वर्ग है। तो ये गैर आरक्षित वर्ग को ये लगता है कि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं, जो तुम्हारी वर्चस्व है, जो तुम्हारी डोमिनेंस है, वो छीन लेंगे लोग। तो पहले प्रॉब्लम ओबीसी के लोगों को भी दलितों से प्रॉब्लम थी जी, अब उसमें दलित प्लस ओबीसी आ गए, नया एंगल बन गया। तो वो जो सवर्ण जातियां हैं,
उनको ये लग रहा है कि ये एक पहला कदम है और इसके बाद में सरकारें जो हैं पता नहीं क्या करने जाएंगी, क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन उस तरह की बात है नहीं। अब आप इस पर देखिए कि सरकार तो चुप है। हाँ, कोई कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया सरकार ये तो नहीं कह रही हमारी उपलब्धि है, सरकार हमने तो कुछ कर छोड़िए, दिया। विपक्ष भी चुप है। विपक्ष भी चुप है, चूंकि ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं। लेकिन इसमें समाज के जो तथाकथित ठेकेदार होते हैं उनको ये लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें जाकर भविष्य में हो जाएंगी, तो इनको अभी रोक लो, इससे पहले कि ओबीसी को उतनी ही सुरक्षा मिल जाए सामाजिक जितनी दलितों को मिल रही है, शेड्यूल कास्ट को मिल रही है, तो इसको कहीं रोका जाए अभी से ही। तो अनहोनी बातें फिर लाई जा रही हैं सारी की सारी। और मज़े की बात ये देखिए कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो लगातार ये गिनवा रहे हैं सारी चीज़ें कि उस इतने अंडर सेक्रेटरी हैं, इतने सेक्रेटरीज हैं, फलाना है, ढिमकाना है और ये होना चाहिए। तो राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा तो उससे कह रहे हैं। और इसलिए भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ओबीसी की सच्ची हिमायत ही नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष कैसे बोल रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वो ये भी नहीं दिखा रहा कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारा का सारा मसला छोड़ दिया गया जनता के बीच में, भाई तुम तय करो। और ये एक प्रोसीजर है, मतलब कुछ तय नहीं कर पाएगी। स्टैंडिंग कमेटीज थी पार्लियामेंट की, उनमें से ये चीज़ें सिफारिशें निकल के आई हैं। तो मेरी समझ तो ये है कि ये एक गैर जरूरी विवाद है जिसका इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। और आप भविष्य के काल्पनिक खतरों से डर के अभी से ही इस तरह की चीज़ें करोगे तो उसका गलत असर होगा। ये बहुत ही लोकलाइज्ड फिनोमिना है, केवल हिंदी पट्टी में, जैसे हम गोबर पट्टी भी कहते हैं। गोबर पट्टी प्रचलित नाम है हिंदी पट्टी का, काऊ बेल्ट की वजह से। तो यहाँ कुछ तबके ऐसे हैं कि जिन्हें खतरा नजर आ रहा। अब उधर एक वर्ग ये भी कह रहा है कि इसके बनने से, लागू होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ निर्णायक पद हैं जैसे वाइस चांसलर्स हैं या मेनली HODs हैं, प्रोफेसर्स हैं, वहाँ तो वर्चस्व उन्हीं लोगों का जो 5 से 10% है। तो वो चाहेंगे तो एक्शन होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं एक्शन होगा। अब कुलपति जो है वो सर्वे सर्वा है, अगर वो, या हमारे हरियाणा में कुलगुरु, अगर वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के या 95% यूनिवर्सिटीज़ के वो सवर्ण समाज से आ रहे हैं तो वैसे ही नहीं होने देंगे इम्प्लीमेंट। तो भारत में कानून बनना, प्रावधान बनना एक अलग चीज़ है और उनको इम्प्लीमेंट करना ऑनेस्टली एक अलग चीज़ है। तो मुझे तो ये अगर बन भी जाएगा तब भी क्या होगा, है ना। तो सत्ता तो एक्चुअली जो बहुत बने हुए हैं, हाँ बहुत सारे बने हुए हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यूजीसी ने पता नहीं वो प्रावधान किए कि नहीं, कि मान लिया अगर ओबीसी समाज के और अच्छी संख्या उनकी होगी, ऐसी बात में प्रोफेसर्स हैं, मतलब जो बच्चों को PhD कराते हैं, मेनली खतरा वहीं से जुड़ा हुआ सारा का सारा। तो अगर कोई ओबीसी कास्ट का प्रोफेसर किसी सामान्य जाति के बच्चे को वो करा रहा है PhD, तो क्या उसका व्यवहार वैसा नहीं हो सकता जैसा सवर्ण जाति का उसके प्रति हो सकता है? ये तो मैन टू मैन डिपेंड करती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें राजनीति से ऊपर उठ के अपने और तरीके से आप सेटल कीजिए, नहीं तो ये जो है ना अखाड़े बन जाएंगे सारे के सारे विश्वविद्यालय इस स्तर के। तो अभी तो हमें देखना चाहिए कि इसका क्या आगे चल के कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन घबराने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब लोग निशिकांत दुबे को भारतीय जनता पार्टी ने सक्रिय किया है कि आप मोर्चा संभालिए। अच्छा, तो वो ये बता रहे हैं साहब इतने SC ST वहाँ हैं, इतने दलित वहाँ हैं जो पदों में, और वो एक ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की बात वो करते हैं। तो ये उनको भी नहीं करनी चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से। और अगर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बनी है तो वो सदियों का नतीजा है। भाई देखिए, आज़ादी के बाद आपने कुछ सुविधाएं दी, दलितों के बच्चे पढ़ने शुरू हुए, अब धीरे धीरे उनके यहाँ एक शिक्षित वर्ग तैयार हो रहा है। अब उसके सामने ये दिक्कत थी कि वो सरकारी सेवाओं में कैसे आए, उसके लिए सरकार ने प्रावधान किए। जब आप समता मूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं, जो आपके संविधान में अधिकार है, तो आपको ये कदम तो उठाने पड़ेंगे। इस तरीके के सरकार चाहे जिसकी भी हो, राजनीति चलती रहती, छोटी मोटी चीज़ें वो अलग बात है। तो ये जो लोग हैं इस तरह के सवर्ण जाति के जो विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध मुझे ये सिर्फ यही नज़र आता है कि भविष्य को लेकर, भविष्य में भी इस तरह की चीज़ें हैं नहीं। और मंडल वगैरह से इसकी तुलना करना बिल्कुल बेमानी है। वो एक अलग चीज़ थी, वहाँ तो आपको 27% आरक्षण दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसलिए भी मौन है कि चलो ठीक है, इसके बहाने एक बहस तो चल पड़ी।
और जिस चीज़ पे राहुल गांधी अपना अधिकार मान कर चल रहे थे, और बीजेपी का ये नया नया जनाधार बना है, तो उसको थोड़ा सा लाभ उनको भी होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ चैनल्स जो प्रगतिशील लोग हैं, मतलब जैसे पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं जो चला रहे चैनल को, वो इससे संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा है ना। और जो कतई सवर्णवादी मानसिकता के चैनल ऐसे भी हैं, वो जाहिर नहीं होने देते वो, अब ना वो कोई पोजीशन ले पा रहे, तो वो मैं ड्रामा वहाँ देख रहा हूँ मैं बड़ी बारीकी से कि बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा। उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो जैसे आपके उर्मिलेश जी हैं या मुकेश कुमार हैं, मैं नाम ही ले दूं, इस तरह के जो चैनल्स आ रहे हैं, इनकी भाषा इस मुद्दे पे बीजेपी से मिलती जुलती है। मतलब भाजपा का विरोध नहीं कर रहे वो। अच्छा। वो बाउंड थे भाजपा के हर कदम का विरोध करने के लिए, लेकिन इस पे आके वो थोड़े से शांत हो गए। और जो बिल्कुल ब्राह्मणवादी मानसिकता जिसको कहते हैं ना, उसके जो चैनल्स हैं वो शांत बैठे हैं। तो एक तरह की ना एक आपसी लड़ाई मीडिया में भी शुरू हो गई है, प्रगतिशील लोगों में भी शुरू हो गई है। क्या करें है? हाँ। सबसे और एक वो ऋचा अनिरुद्ध है, कोई उनका उदाहरण वो दे रहे थे कि उन्होंने बड़ा गंभीर ये सवाल अपना ट्वीट कर दिया कि भाई सवर्ण जाति के लोगों आप सावधान रहें, अब आपको विदेशों में ही शरण लेनी पड़ेगी और ये खतरे पैदा हो गए इस तरह के। तो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी तबका है वो इसको और हवा दे रहा है बजाय शांत करने के। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, अगर मान लिया उनको ये दे भी दिया, ये तो हर एक को देना चाहिए वैसे तो कायदे से, सवर्ण को भी दे दो भाई। डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, अगर जैसे रोहित बेमुला का उदाहरण देते हैं कि भाई उसको फेलोशिप का मसला था, तो ये ऐसे इश्यूज हैं, ये तो हर विद्यार्थी को अधिकार मिलना चाहिए। तो मेरा तो कहना ये कि जो कमेटी बनी है समान अवसर वाली, क्या कमेटी बनी है वो, उसमें सभी का होना चाहिए। उसमें एक जो सबसे प्रमुख जो विवाद की बात है कि उसमें कोई जो जनरल कास्ट का है उस कमेटी में नहीं है, वो अनिवार्यता नहीं, मतलब चाहे तो रख सकते हैं लेकिन उसमें रखा ही जाए ये क्लोज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 10% जो तथाकथित या 15% सवर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, उस वर्ग में आने वाले लोग हैं, उनका शिक्षण संस्थानों पे 90% से ज़्यादा कब्जा है। तो अंततोगत्वा निर्णय तो वहीं लेना है। अगर किसी कुलपति कोई सवर्ण कास्ट से आ रहा है और उसकी मानसिकता है इस तरह की, तो वो किसी भी चीज़ पे क्यों एक्शन होने देगा। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है जी कि जैसे जो जाट कम्युनिटी है उसका बहुत अलग सा रिएक्शन इस पे। जो राजस्थान है उसमें जो जाट कम्युनिटी के लोग ओबीसी हैं और हरियाणा वाले में जर्नल में है सर। तो दिल्ली में अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो वो किस कमेटी में मतलब उनको कहाँ रखा जाएगा। तो ये जो दिक्कत है ना, ओबीसी एक्चुअल में को कहते हैं कि जातियों का समूह तो है, लेकिन इसका आधार आर्थिक और शैक्षणिक है। आपको एक मज़ेदार बताऊं कि 2015 मतलब जाट समाज जो है, जाट समुदाय राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो वहाँ जब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बनी, वो बनी योजना, तो उन्होंने भरतपुर और धौलपुर को उससे अलग कर दिया। राजस्थान के अंदर ही कि भरतपुर और धौलपुर के ये नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे। तो वहाँ पे आंदोलन खड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा भाई हमको भी इसमें लो। तो ये जातीय आधार पे, तो अब जैसे मैंने दक्षिण भारत की बात की कि वहाँ ब्राह्मण क्या करेगा, तो यहाँ डेमोग्राफी इस तरीके की है हिंदुस्तान की कि आप कोई एक समान चीज़ें नहीं बना सकते। अब ये डोमिनेंस कहाँ से आती है? देखिए मैं कह रहा हूँ शुरू से भाजपा की राजनीति डोमिनेंस के खिलाफ है, हर जगह वो तोड़ रहे हैं उसको। और इससे ऐसा लगता है कि बहुत कोई रेडिकल काम कर रहे हैं वो उनकी अपनी अंदरूनी उनको लगता है कि वो इससे ही बड़ा काम करके दिखा रहे हैं, इसके पीछे है। लेकिन ये जो डोमिनेंस, प्रभुत्व और वर्चस्व बना, ये एक दिन में नहीं बना। और ये डिफरेंट जातियों का है, अलग अलग जगहों पे। जैसे एक कंसेप्ट आई थी अजगर की, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत। एक भदावर स्टेट है यूपी में, उसके राजा रिपु दमन सिंह थे, उनके दिमाग से निकली थी चीज़। तो वो उन्होंने एक राजनीतिक क्लासिफिकेशन किया था अपना वोट बैंक बनाने के लिए। मुलायम सिंह ने इसमें मुसलमानों को जोड़ दिया, तो अजगर से मजगर हो गया। तो एक तो सामाजिक स्तर पर जो राजनीति चल रही है वो अपनी जगह है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन आती है हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे सरकारी तंत्र में, हमारे शिक्षण संस्थानों में, उसका रूप थोड़ा सा अलग है जी। तो हम ये मान के नहीं चल सकते जो समाज में घटित हो रहा है वही विश्वविद्यालयों में हो रहा है।
है ना। तो अब जैसे कि हरियाणा में हमारी जाट कम्युनिटी जनरल में है ना। तो अब आप जनरल में हो तो आपको तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई आप करते हो कि डिस्क्रिमिनेशन, आप जनरल है ना। लेकिन एक और किसी और दायरे में देखेंगे तो जाट कम्युनिटी कहती कि ना, मेनली जो जाट समुदाय है वो भी ब्राह्मणवादी मानसिकता की आलोचना करता है। अगर करते हैं तो उस मुद्दे पे करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। और हरियाणा और राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं बिल्कुल। तो यहाँ तो अलग ही किस्म का, अगर 4 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा के एक जाट कम्युनिटी का गांव है तो वो तो ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, और इधर वाला नहीं आ रहा, है ना। तो अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो सामाजिक स्तर पर तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसका करेंगे कैसे, मामला कैसे निपटाएंगे फिर, तो चीज़ें उलझ गई बहुत। तो मैं इसमें एक उदाहरण दिया करता हूँ हमेशा कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक बीमारी थी और अभी भी है, बहुत ज़्यादा लोग उससे मरते हैं। तो शुरू में इसका इलाज नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीवी भी, कमला नेहरू की डेथ भी हो गई थी। तो जब स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई आई और 2 दवाइयाँ और आई तो उससे हर आदमी ठीक होने लगा उस ट्रीटमेंट से। तो ऐसा लगा कि भाई अब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज जो ताज़ा स्थिति ये है कि उसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा और बहुत दवाई आई और धीरे धीरे पता चला कि कोई भी दवाई कारगर नहीं है। और एक नई तरह की टीबी आएगी, उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। एक ऐसी तपेदिक, ऐसी टीबी जिस पर कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा, ये समस्या खड़ी होगी। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये वाला, ये टीबी की तरह, ये ट्यूबरक्लोसिस है, एक परमानेंट ट्यूबरक्लोसिस है, जिस पे हमें ये लगता है कि हमने मंडल 1 करके कुछ सुधार पा लिया, मंडल 2 करके कर लिया, अब हम ये करके कर लेंगे। लेकिन ये स्थायी रूप से एक तपेदिक की बीमारी हमारे समाज में है। इसमें दवाई फेल होने लगी, कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई काम ही नहीं कर रही। और अब सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों को यही आशंका है और उनकी चिंता ये है कि कोई नई ड्रग खोजो, जो कि ट्यूबरक्लोसिस चल रहा है वो अमीरों को भी होने लगी। मेरी एक बात यह है, पहले टीबी गरीबों को होती थी, अब लोग कहते हैं कि यार हम तो अच्छे संपन्न वर्ग के हैं, लेकिन एक्सरे कराया पता चला मेरे तो ट्यूबरक्लोसिस हो गई। अलग अलग तरह की तो बीमारी डोमिनेंट कर रही है और दवाइयाँ उसके सामने ऐसा है कि ये भारत में जाती ये वो ट्यूबरक्लोसिस है जहाँ जो दवाइयाँ फेल हमें होगी, ना आगे बढ़ने दे रहा और ना उसका समाधान खोज ना। और हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसके साथ में और समस्याएं ज़्यादा विराट हो रही हैं। ऐसा लगता है नई पीढ़ी तो इन चीज़ों को छोड़ देगी, वो और धसी हुई है जीने में। देखो, संक्रमण काल है, ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं तो इनका पक्षधर हूँ। अच्छा, कि अगर समाज बदलेगा तो भाई, आप कहते हो कि हम सब इंडियंस भाई भाई हैं, तो आप भाई के हिस्से को क्यों मारना चाह रहे हो? अगर कोई भाई कमज़ोर रहा है किसी दृष्टि से तो उसके मजबूत होने पे आपको खुश होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और जो आपसी झगड़े हैं वो निपटा लो, झगड़े तो सब जगह होंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है। तो गलती कहाँ है? आर्थिक संसाधनों पे जिन लोगों का कब्जा है, जिन वर्गों का कब्जा है, वही मैटर करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आगरा में एक हॉस्पिटल है, एक उद्योगपति हैं, दलित उद्योगपति, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया बहुत बड़ा। अच्छा जी, आगरा में? हाँ। अब मालिक जो है वो दलित है, जो वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स हैं मेनली वो 99.99% सवर्ण जातियों के हैं। तो वो अपने उस ऑनर को भी बेइज्जती कर देते हैं। उन्होंने अपना दर्द बताया, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। अच्छा, कि जी मतलब हमारे एम्प्लॉय हैं, उसकी भाषा बहुत अच्छी थी, उसने नहीं कहता कि मेरे नौकर हैं, तो हमारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनकी नज़रों में भी मैं देखता हूँ कि मुझे बड़ी हिकारत से देखते हैं। कहीं ये ख्याल आता होगा यार हम नौकरी कर तो रहे हैं लेकिन किसकी? ये मानसिकता 2025 और 26 में भी है। और उस दौर में है जब हार्वर्ड को पछाड़ के चीन की एक यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन जाती है। हाँ, मतलब पूरी दुनिया में कुछ अलग चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ अलग चल रहा है। हमें किसी को नहीं पछाड़ना। अब हमारी रेस केवल पाकिस्तान से है इस समय, और सबसे तो हमने विजय पा ली, सबको, सारे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया, हम पाकिस्तान से निपट रहे हैं। तो पाकिस्तान की जितनी बुरी स्थिति हर क्षेत्र में है, उससे बुरी हमने अपनी करनी है। तो कोई नई अप्रोच नहीं आती। तो बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि अगली बार जो मन की बात करें प्रधानमंत्री जी, उसमें इसी विषय पे बात कर लें, तो और खुल के बात कर लें कि जो कुछ ये हो रहा है, ठीक है ना। अब सवर्ण जातियाँ ये कहती जी ओबीसी कास्ट का तो कभी शोषण हुआ ही नहीं,
उनके साथ दैहिक हिंसा नहीं हुई, वो समाज का हिस्सा थे। ठीक है, वो उनका अनटचेबिलिटी के आधार पर, छुआछूत के आधार पर उनको दिया गया था, लेकिन ये भी इनके पास भी संसाधन तो नहीं है ना, है ना, ये तो दिक्कत तो है। लेकिन तो अगर किसी के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आई है, किसी के हिस्से में वो बिल्कुल भूमिहीन रह गया है, तो वो अपनी यात्रा कैसे तय करेगा लाइवलीहुड की, जीविका की? कुछ तो चाहिए ना उसको। वो नहीं मिलेगा तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये जो जैसे एम श्रीनिवास हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते थे कि वर्चस्व बनता किन चीज़ों से है। या तो आपके पास ज़मीन हो, जब कृषि आधारित सारा समाज था तो भूपति जातियाँ इकट्ठी हुई। अब जो जातियाँ जिनका वर्चस्व एग्रीकल्चरल लैंड की वजह से है, वो भी सवर्णों के निशाने पर तो वो भी रहती हैं। वो युद्ध तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। ठीक बात है। तो ये सारी चीज़ें तो अभी चलनी है, ये अंत नहीं है उसका। इसको मैं केवल एक अर्थ में सही मान रहा हूँ इस चीज़ को, जो कुछ हो रहा है कि इसके बहाने एक बहस छिड़ गई है फिर से, और शायद छिड़नी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद ही मैं ये कहूँगा कि कोई बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है कि जिसे आप अपने जीवन मरण का प्रश्न मान लें। न सवर्ण जातियों को इससे भयभीत होने की जरूरत है, कुछ नहीं है। पर एक पढ़ा लिखा तबका जिसको हम कहते हैं, हाँ, या कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग इस पे चर्चा कर रहा है। उनकी वो इमेजिनरी चीज़ें हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि पॉलिटिकल डिसीजन है, बीजेपी ने लिया है, आगे पता नहीं क्या करेगी। बीजेपी का जो सवर्ण वर्ग का आधार है वो तो एकदम हिल गया सारा का सारा। कल तक जो भाजपा जन की तारीफ करते, पुल कसीदे कस रहे थे, वो तो गाली दे रहे हैं। मोदी जी को उनकी जाति का नाम लेकर गाली देने लगे। तो सवर्ण वर्ग, बीजेपी को भी तो नुकसान है इस चीज़ का। तो पर उतना ही फायदा उनको दूसरे वर्ग से हो जाएगा। बीजेपी तो नफा नुकसान पहले सोचती है। हाँ, तो अब ये जो भारत की राजनीति है ये ओबीसी सेंट्रिक हो गई है पूरी तरीके से। पहले ये मतलब बीपी सिंह के टाइम में सोशल जस्टिस के नाम पर जो राजनीति चल रही थी, अब सामाजिक न्याय का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, और ये चलेगा भी। और राजनीति यही है, सोशल डायनेमिक्स ही राजनीति को तैयार करते हैं जी। तो अभी हमें कोई चिंता वाली बात उस तरीके से होनी नहीं चाहिए। बहुत ही गंभीर मसला है वैसे ये कि हम, और इस बहस में मुझे ये लग रहा था कि आप भी जनरल कैटेगरी से हैं, मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ, और इसका मज़ा तो जब आए कि जब हम स्टूडियो में बैठे और कुछ उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी आए, है ना। तो हमारी स्थिति तो ये है कि हमने, हो सकता है बहुत लोग हमें गाली दें कि आप भी सवर्ण विरोधी हो। जिन सवर्णों को हम कल तक रास आ रहे थे उनकी गालियां सुनने के लिए तैयार रहना। हालांकि हमने बस स्थिति ही बताई है। हमारे जो दर्शक हैं बहुत ही गंभीर मैच्योर हो गए हैं और ऐसी बातें करते नहीं हैं। लेकिन आज के दौर में जब दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच रही है, तो ये वैसे चिंता की बात है कि हम कहाँ कहाँ बातें कर रहे हैं। मतलब हम दुनिया की जो रेस है उससे कदम ताल नहीं मिला पा रहा है भारत, और वो नहीं मिलाएंगे, हम ऐसे ही जाति समूह में बटे रहेंगे तो सर तरक्की कहाँ को कैसे करेगा मुल्क। नहीं, पश्चिम के जो विकसित देश हैं, आप ये देखिए उनकी समस्या ये है, वो जो जिन चीज़ों पे विषय कर रहे हैं कि मनुष्य के जो लाइफ स्पैन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्या आदमी 300 साल जी सकता है? हमारे यहाँ लाखों लोग तो सर गटर में मर जाते हैं। और क्या हम किसी दूसरे प्लेनेट पे ऐसा बना सकते हैं कि वहाँ रहें जाके? इस तरीके का उनकी सोच भविष्योन्मुखी है। और हम तो गटर साफ करने की मशीनें नहीं बना पाए जी अभी तक। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। अभी हजारों लोग तो, हमारे लाखों लोग तो सड़क हादसों में मर जाते हैं। हाँ, तो हम गटर से प्यार करते हैं ना। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है आप जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।